प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एरो इंडिया की 5 दिवसीय प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माओवादी अब कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए कहीं कहीं व्यक्तिगत रूप से वारदात कर रहे हैं। और राज्य में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी जारी। अब तक 8 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की हुई खरीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया नए भारत को दर्शाता है और बेंगलुरु का आकाश नए भारत के उदय का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसकी तकनीक दुनिया में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि इससे एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने इस अवसर पर एरो इंडिया 2023 स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। बन रहा है बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत दी है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और एरो इंडिया इसका परिचायक है। मध्य प्रदेश में G20 कृषि कार्यकारी समूह बैठक के 3 दिवसीय समारोह के पहले दिन प्रतिनिधियों के लिए इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पैलेस में एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है। इस हेरिटेज वॉक के दौरान प्रतिनिधियों को इंदौर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी गई। इस वॉक के दौरान भारत की आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला, प्रकृति, कला, खाद्य पदार्थ और यहाँ के लोगों की झलक भी देखने को मिली। इस हेरिटेज वॉक के दौरान कृष्णापुरा छतरी, गोपाल मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नृत्य और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति ने भी प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया। G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक आज से इंदौर में हो रही है। ये बैठक 15 फरवरी तक चलेगी। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माओवादी अब कमजोर पड़ गए हैं और कहीं कहीं व्यक्तिगत रूप से वारदात कर रहे हैं। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादियों द्वारा बस्तर क्षेत्र में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या करना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने माओवाद प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सभी राजनीतिक दलों की बैठक लें। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के
व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी एसपी ले लें जो नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं, सुरक्षा में जाएं। तो इस प्रकार के मैंने अभी ही डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें, और सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी दल से। इस बीच भिलाई में कल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में मशाल रैली निकाली गई। भाजपा यूमो नेता मयंक गुप्ता ने कहा कि पिछले 7 दिनों में बस्तर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा 3 नेताओं की हत्या की गई है। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने यह रैली निकाली। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर भिलाई जिला द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है नक्सलियों द्वारा बस्तर में, उस पर हमारे ये विरोध प्रदर्शन था। निवेदन है कि जो नक्सलियों को आप कहते हैं कि खत्म कर चुके हैं, हम जनता को सुरक्षा के नक्सली खत्म कर रहे हैं, आप अपने क्या बड़े नेताओं को सुरक्षा देने के लिए केवल नक्सलियों का वादा कर रहे हैं क्या? दूसरा चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप बोलते हो कि बस्तर अब सुरक्षित हो चुका है, तो आप एक ऐसी बस्तर बना रहे हो जहाँ भारतीय जनता पार्टी के 7 दिन के अंदर में 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो। मशाल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिविक सेंटर में जाकर समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं कांकेर जिले में एक बार फिर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि छोटे बेठिया क्षेत्र के आलदंड के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि जिला पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी शनिवार को गश्त पर निकली थी। रविवार को इस इलाके में पुलिस के साथ माओवादियों की 2 बार मुठभेड़ हुई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। मौके पर अतिरिक्त बल भी भेजा गया है। सूचना ये मिली थी कि कुछ अज्ञात माओवादी वहाँ पे कैंप किए हुए हैं और लगातार उस एरिया में जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उनको भेजा जा रहा था। साथ साथ क्योंकि टीसी उसी का समय है तो कुछ स्ट्रैटेजी वहाँ पे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने अपने डीआरजी और बीएसएफ की एक कंबाइंड पार्टी को ऑपरेशन के लिए निकाला था और ऑपरेशन के दौरान आज सुबह 10 बजे लगभग पार्टियों के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। जैसे ही जंगल पहाड़ी की तरफ हमारी सुरक्षा बलों की पार्टियां सर्चिंग के लिए बढ़ रही थी तो नक्सलियों की तरफ से काफ़ी हेवी फायर आया है और उसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और लगभग 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद में नक्सली जो है वो जंगल की आड़ लेकर के जगह से मौके से फरार हो गए हैं। मौके पे कैंप का सामान मिला है अभी, क्योंकि पार्टियां लौटी नहीं है तो पूरा विस्तृत जो जानकारी है वो लौटने के बाद ही दिया जा पाएगा। इस बीच बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 3 किलो का आईईडी बरामद किया है। माओवादियों ने ये आईईडी आवापल्ली उसूर मार्ग पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाकर रखा था। सुरक्षा बलों ने इस बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए इनकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। राज्य में अब तक 8 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के मिलेट्स की खरीदी की जा चुकी है। राज्य लघु वनोपज संघ के अनुसार कोदो की खरीदी 30 रुपए प्रति किलो, कुटकी 31 रुपए और रागी की खरीदी 35 रुपए 78 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। अब तक 22,855 क्विंटल कोदो, 1,182 क्विंटल कुटकी और 2,772 क्विंटल रागी की खरीदी की जा चुकी है। इस साल समर्थन मूल्य पर मिलेट्स फसलों की खरीदी 15 फरवरी तक की जाएगी। प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ की सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेट्स की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। अग्निवीर बनकर देश सेवा का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना 17 फरवरी तक जारी हो सकती है, जो कि जॉइन इंडिया आर्मी की साइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध होगी। इस बार भर्ती नई भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इसमें पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी।
इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को ही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद आगामी अप्रैल से मई के महीने के बीच ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। एनटीपीसी द्वारा रायपुर में आज प्रचालन और अनुरक्षण सम्मेलन आईपीएस 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आरके सिंह ने वर्चुअल मोड में हरित और सतत ऊर्जा के विजन पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल ने भी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि एनटीपीसी जिम्मेदार कंपनी के तौर पर सतत रूप से विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किस तरह से जो डिफरेंट पावर स्टेशन हैं वो सारे के सारे साथ आएँ और किस तरह से अच्छे से रख रखाव करें, अच्छे से उसका प्रचालन करें और किस तरह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। और अभी आने वाले दिनों में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी बहुत आएगी, तो उसमें ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बैक डाउन नहीं करना है ताकि वो क्लीन एनर्जी है, लेकिन उसके साथ में किस तरह से उसका समावेश हो ग्रिड के अंदर और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लेके आया जाए जिसके कारण आपका जो एमिशंस हैं वो भी घटेंगे और साथ में उपभोक्ताओं को हमेशा जो है ना एक रिलायबल पावर भी मिलती रहे। इस सम्मेलन में तकनीकी सत्र और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में हर साल ऊर्जा के बदलते परिवेश में आ रहे परिवर्तन और चुनौतियों को प्रदर्शित किया जाता है। सम्मेलन की इस वर्ष की थीम है बदलते ऊर्जा परिवेश में विश्वसनीय तथा सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए रणनीतियां। सम्मेलन में भारत और अन्य देशों से लगभग 75 वेंडरों के अलावा अन्य प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं टेक्नोलेक्सी प्रदर्शन में लगभग 44 निर्माताओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एरो इंडिया की 5 दिवसीय प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माओवादी अब कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए कहीं कहीं व्यक्तिगत रूप से वारदात कर रहे हैं। और राज्य में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी जारी। अब तक 8 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की हुई खरीदी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।